इशू है इसमें। हाँ जी, एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 चैप्टर का नाम क्या है बताएं? थर्मोडायनामिक्स। केमिस्ट्री में भी है क्या? अभी चल रहा है? हो चुका? ठीक है, कहीं चल रहा है, कहीं अभी हो चुका है। तो बताएं थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, जिन्होंने पढ़ लिया है केमिस्ट्री में वो बताएं। ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट्स इट। ठीक है, देखो होता क्या है, आपके दो, आपने वर्क पढ़ लिया है पहले, वर्क, वर्क एफ डी एक्स ऐसे हम डिफाइन करते हैं, या एफ डॉट डी एस। ठीक है, और हीट भी हमने मोटा मोटा पढ़ लिया है कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है। क्या वर्क और हीट का आपस में कोई रिलेशन है क्या? वर्क और हीट का आपस में कोई रिलेशन है क्या? एग्जाम्पल दें, कोई क्या रिलेशन है? देखें आप, बताएं। देखिए आप, आपको दो एग्जांपल दूंगा। जब हम हाथों को रब करते हैं, सुनेंगे ध्यान से, जब हम हाथों को रब करते हैं तो क्या मेरा ये एक हाथ दूसरे हाथ पे वर्क कर रहा है क्या? वर्क कर रहा है, फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसे जब भी हैंड्स को रब करते हैं तो आपका वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, हाथ गर्म हो रहे हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो हमने देखा कि आपने वर्क किया और वो हीट में कन्वर्ट हो गया। क्या हीट भी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है? कैसे एग्जांपल दें? हाँ, वो भी एक एग्जांपल है स्टीम इंजन का। उससे उससे और सिंपल एग्जांपल आपके घर में हर रोज, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हीट गई, हीट ने क्या किया, जब वो पिस्टन को उठा सकती है, वो हीट जो, हम बेसिकली वो स्टीम कहां से बनी? हीट से बनी ना। हीट से आपकी स्टीम बनी और स्टीम जो पिस्टन आपका ऊपर उठ गया तो वर्क डन हुआ। तो यहाँ पे हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है। तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हीट और वर्क के इंटर कन्वर्जन को स्टडी करती है कि हीट वर्क में कन्वर्ट हुआ और वर्क दोनों वाइस वर्सा। नोट डाउन करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स is a branch of physics in which thermodynamics is a branch of physics in which we study interconversion of work and heat, in which we study interconversion of work and heat, हीट और वर्क का इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं। दोबारा बोलूं, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी इंटर कन्वर्जन ऑफ वर्क एंड हीट। एग्जाम्पल नंबर 1, रबिंग ऑफ हैंड्स। रबिंग ऑफ हैंड्स, ये एग्जाम्पल किस चीज का है? वर्क से हीट कन्वर्जन का। वर्क से हीट कन्वर्जन का ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर, इसमें क्या हो रहा है? हीट से वर्क, ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है आपकी थर्मोडायनेमिक्स की, हीट और वर्क के इंटर कन्वर्जन की। ठीक है, जब आपने प्रेशर कुकर का एग्जांपल लिया तो हीट आपने दी, जो भी सब्सटेंस था आपका, और उस हीट ने आपका वर्क परफॉर्म किया। प्रेशर कुकर के अंदर जो भी मटेरियल है उसको आप सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम के ऊपर हीट, सिस्टम को हीट दी और सिस्टम ने फिर वर्क किया। तो यहां पे अगर आप सिस्टम को डिफाइन करना चाहें तो लिखें एक बार, सिस्टम refers, system refers
to material within a specified boundary which we are studying or examining for interconversion of heat and work. कोई भी चीज एक स्पेसिफाइड बाउंड्री के अंदर, तो प्रेशर कुकर की जो बाउंड्री है उसके अंदर अंदर जो आपकी स्टीम है, वाटर है, उसके अंदर आलू है, वो सारे का सारा क्या सिस्टम है, ठीक है। और सिस्टम के अंदर आप हीट देते हैं और वही वर्क कर रहा है आपका। सिस्टम के अलावा एक और वर्ड आता है सराउंडिंग। ये कुछ कीवर्ड्स नोट कर रहे हैं हम। सिस्टम नोट कर लिया, आप सराउंडिंग नोट करें। बहुत कम चलाना है तो एक मिनट दिखाना हाथ, ठीक। सराउंडिंग लिखे, एनीथिंग अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा जो भी बच गया वो सारा सराउंडिंग कहलाता है, ठीक है। जो इस चैप्टर में आप सिस्टम स्टडी करेंगे उसमें क्या रहेगा, एक कोई भी आपका कंटेनर रहेगा और कंटेनर के अंदर एक आइडियल गैस फिल्ड होगी। ऐसा आप सिस्टम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने हाथों को रब किया तो आप हाथों की बाउंड्री को सिस्टम मान सकते हैं, बाकी सराउंडिंग है, लेकिन वो सिस्टम ऐसा नहीं है। वो सर जस्ट एग्जांपल देने के लिए था। आपके इस चैप्टर में सारे के सारे सिस्टम जो भी हम करेंगे, एक कंटेनर के अंदर आपकी आइडियल गैस होगी, उसमें हीट देंगे, देखेंगे वो कैसे वर्क कर रही है, क्या उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला कीवर्ड आप लिखें, थर्मोडायनेमिक स्टेट। स्टेट का मतलब है, अगर मैं आप कहूं कि आप हेल्दी स्टेट में हैं या बीमार हैं, स्टेट मतलब आपकी कंडीशन कुल मिला के। अगर एक कंटेनर में गैस फिल्ड है तो इसकी कंडीशन को डिफाइन करने के लिए आप प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, 3 पैरामीटर्स को यूज करते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है, उस सिस्टम की वो किस कंडीशन में है, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उसकी स्टेट कहलाती है। आप लिखेंगे इसके बारे में, थर्मोडायनेमिक स्टेट हेडिंग लगा के फिर आगे नोट करेंगे। इट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम at a specified moment characterized by variables such it describes the condition of a system at a specified moment characterized by variables such as pressure, temperature, वॉल्यूम। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, जो भी आप लिखना चाहें, पीवीटी बोलते हैं इसको, पीवीटी। तो सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पता हो तो हमें उसकी स्टेट पता है, ठीक है। यहां पे आप मान लें प्रेशर, और ये थे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1
और टेम्परेचर T1, ये इसकी स्टेट थी या कंडीशन थी। अब आप इसकी स्टेट चेंज कर रहे हैं, आप इसको दूसरी स्टेट में लेके चले गए, P2, V2 एंड T2, आपकी स्टेट चेंज हो गई। ये स्टेट नंबर 1 थी, ये स्टेट नंबर 2 थी। क्या किसी सिस्टम की स्टेट चेंज हो सकती है? हो सकती है। अगर मान लें इस रूम को आप सिस्टम मान लेते हैं, इसके अंदर आपके गैस पार्टिकल्स की आपको स्टेट चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा? गर्म, इसी रूम की जो हवा है गर्मी के दिनों में ज्यादा उसका टेम्परेचर रहेगा तो अलग स्टेट में रहेगी। तो इसका मतलब बाहर से हीट आ रही थी, तो हीट आप किसी भी कंटेनर को हीट प्रोवाइड करके आपका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के एक सिस्टम की स्टेट चेंज की जा सकती है ना। लेकिन एक सिस्टम की स्टेट चेंज करने में आपने तरीका क्या फॉलो किया, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आप स्टेट 1 से स्टेट 2 में गए तो आपने तरीका क्या फॉलो किया, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगला कीवर्ड यही है, आप लिखें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बोलूं? It is a series of changes. It is a series of changes that a system undergoes. That a system undergoes one state to another. It is series of changes that a system undergoes from one state to another. Full stop. These changes involves. These changes involves variations in pressure, volume and temperature. Pressure, volume and temperature. एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, common types of processes are. Common types of processes are. पहले में आप लिख लेंगे आइसोकोरिक, सेकंड आइसोबारिक, हमें बताएं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। बस यही 4 चीजें आपको डिटेल में इसमें पढ़नी भी है, ठीक है। देखते हैं क्या मतलब होता है। अगर एक कंटेनर में आपने हीट प्रोवाइड की और कंटेनर बाहर से आपका फिक्स है, बाउंड्री फिक्स है उसकी, अगर बाउंड्री फिक्स है और हीट देने पे टेम्परेचर आपका पहले T1 था और फिर T2 हो गया, ऐसे केस में क्या आपने सिस्टम की वॉल्यूम सेम रखी है? हालांकि स्टेट चेंज हो गया है, स्टेट तो आपका PVT में से कोई सा भी बदल जाएगा तो स्टेट चेंज हो जाएगा, तो यहां पे आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखी है। तो आप प्रोसेस डिफाइन कर दिया है कि आप स्टेट 1 से 2 में जा रहे हैं बाय कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। ऐसे प्रोसेस को आप बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप लिख लें, व्हेन अ स्टेट, एग्जांपल लिख लें आप, एग्जांपल व्हेन अ स्टेट इज चेंज्ड by keeping volume constant. When a state is changed by keeping volume constant, the process is called isocoric. The process is called isocoric. आइसोबारिक क्या होता है? देखें, ये कंटेनर है और यहां पे आपने एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया है, मूवेबल पिस्टन आपका है। जब आप इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट इनपुट करेंगे,
और पिस्टन पे यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, बहुत ही स्मूथ और हल्का मासलेस पिस्टन है। अगर आप हीट इसको देंगे तो क्या अंदर के पार्टिकल्स ज्यादा फास्ट मोशन कर देंगे? बताएं। अगर मोशन फास्ट होगा तो क्या वो इस पिस्टन के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे? अगर पिस्टन फिक्स होता, आप ये बताएं, पिस्टन अगर फिक्स होता, मूव नहीं कर रहा होता, तो क्या हीट देने से अंदर का प्रेशर बढ़ जाता? सोच के बताएं, है ना? प्रेशर का मतलब क्या है कि कितना आपका फोर्स लग रहा है आपके दीवार के ऊपर। अगर टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल ज्यादा फास्ट मूव करेंगे तो दीवार के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा प्रेशर बनेगा। लेकिन यहां पर आपका पिस्टन मूव कर सकता है, तो पार्टिकल के अंदर जो ज्यादा एनर्जी आई, मोशन आया, उसके कारण से वो पिस्टन को ऊपर कर देंगे और वहां पे ले जाएंगे जहां पे वो पहले वाला, इस पिस्टन की इक्विलिब्रियम स्टेट क्या रहेगी? जब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए। हीट देने से अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो वो ज्यादा उसको एक्सपेंड कर देगा। कब तक एक्सपेंड करेगा? जब तक प्रेशर वापस कांस्टेंट ना हो जाए, है ना? तो अगर आप ऐसी प्रोसेस में आराम आराम से हीट दे रहे हैं और वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है पिस्टन, कीपिंग द प्रेशर इनसाइड सेम, हीट देने से आपका सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है बट प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, लिखिए आप। व्हेन अ सिस्टम इज when a state is changed, when a state is changed by keeping pressure constant, when a state is changed from by keeping pressure constant, the process is called isobaric. Isobaric. आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इतना ही लिख लें आप सिर्फ बुलेट पॉइंट में, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एडियाबैटिक में क्या रहता है? हाँ जी, यहां पे आपके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होती। देखिए आप, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नहीं नहीं, आइसोबारिक में, इसमें एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक में नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और इसको आप मैथमेटिकली बोलते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0, कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुई है। ठीक है, यहां तक? यहां पे स्टेट चेंज नहीं हुई है आपकी, स्टेट चेंज तो हुई है, हीट एक्सचेंज नहीं हुई है। मैंने क्या बोला बताओ एक बार। नो, इतने पीछे कैसे रहता है? नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे हमें हमारे हर केस में आइडियल गैस लेनी है। आइडियल गैस इक्वेशन की आपको पता क्या होती है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, सबको पता है। तो आइडियल गैस की आप एक छोटी सी हेडिंग लगा लें, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी क्या है यहाँ पे? प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या वैल्यू क्या होती है? 8.31, हाँ 8.314 शायद, 8.314 इन एसआई यूनिट्स, जो भी इसकी यूनिट रहे। क्या 25/, उससे यही आएगा, है ना? सेम आएगा। ये आपका आर है, टी इज टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं बाय लेटर यू। इस केस में हम दो स्टडी करेंगे, एक तो आइडियल गैस,
एक रियल गैस। बताएं आइडियल गैस और रियल गैस में क्या अंतर होता है? हाँ, दो टेक्निकल पॉइंट बताएं बताएं। वो तो ठीक है। देखिए आप, दो पॉइंट्स आइडियल गैस के लिए, एक तो यहां पे जो पार्टिकल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करते, है ना। कहने का मतलब है हम पॉइंट साइज पार्टिकल्स मानते हैं, उसका डायमेंशन नहीं मानते हैं। एक पॉइंट तो ये, क्या बोलेंगे आप? पार्टिकल्स डो नॉट ऑक्युपाई स्पेस, और यहां पर पार्टिकल आपका स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। आइडियल और रियल में अंतर क्या है? आइडियल मतलब आदर्श है, वैसा होता नहीं है। रियल में तो ऑक्युपाई करेंगे ही करेंगे, आपके पार्टिकल्स का स्पेस तो रहेगा ही ना, तो रियल में तो स्पेस ऑक्युपाई करते ही करते हैं। पर ये एजम्पशन में हम यहां पे नहीं मानते। दूसरा एजम्पशन, नो इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, यहां पे होता है। यहां पे पार्टिकल्स स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं, ऑक्युपाई स्पेस, और दूसरा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आपका एग्जिस्ट करता है। अब देखें, इंटरनल एनर्जी का मतलब है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे देखें, अगर मैं रियल गैस कंसीडर करूं और दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, उस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को मैं एक स्प्रिंग के साथ कंपेयर कर रहा हूं। कहने का मतलब है, अगर दो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैं मान सकता हूं कि एक हाइपोथेटिकल स्प्रिंग लगा होगा। स्प्रिंग लगा नहीं हुआ होता, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम देख रहे हैं कि दो पार्टिकल्स बीच में अगर अट्रैक्शन है तो एक स्प्रिंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा। यहां पे स्प्रिंग लगा हुआ है। यहां पे जब दो पार्टिकल्स इंटरेक्ट ही नहीं करते तो उनके बीच में स्प्रिंग नहीं लगा हुआ। ठीक, अब ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ये स्प्रिंग आपका कंप्रेस कर जाए। जब स्प्रिंग कंप्रेस करेगा तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी या बढ़ जाएगी। कुल मिला के पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहां पे एग्जिस्ट करेगा। यहां पे स्प्रिंग है ही नहीं तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहां भी एग्जिस्ट करेगा, यहां भी एग्जिस्ट करेगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहां एग्जिस्ट करेगा, पोटेंशियल का भी एग्जिस्ट करेगा। यहां काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉरी पोटेंशियल का नहीं करेगा और काइनेटिक का करेगा। अब दोनों सिस्टम में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, देखिए ध्यान से आप, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो जो टेम्परेचर बढ़ा हीट देने से जो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वो आपकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। ठीक है, यहां पे देखें तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अच्छा एक बात और बताओ, उससे पहले वॉल्यूम पे, वॉल्यूम से पोटेंशियल एनर्जी में फर्क पड़ेगा क्या? अगर सिस्टम की वॉल्यूम कितनी है उससे पोटेंशियल एनर्जी में फर्क पड़ेगा क्या?
हाँ कि ना? पहली बात, इस केस में तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहां पे है। अगर वॉल्यूम कम अवेलेबल हुआ तो स्प्रिंग कंप्रेस होंगे, है ना? तो वॉल्यूम आपकी पोटेंशियल एनर्जी को डिसाइड कर रहा है ना? यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। बिल्कुल सिंपल सी बात बोलूं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो तय होती है टेम्परेचर से, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डिसाइडेड बाय वॉल्यूम। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, तो ये वॉल्यूम का फंक्शन नहीं होगा। आप इस लाइन का मतलब क्या समझते हैं जब मैं बोलता हूं कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम? आर्यन बता। नहीं समझा तो पूछा है, फिर आप क्या बोल रहे हो सर फंक्शन ऑफ टाइम? सुनो ध्यान से, जब मैं बोलूं कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है? इंटरनल एनर्जी आपकी वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। किस केस में? आइडियल गैस के केस में। जब यहां बात करेंगे तो यहां पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन बोथ टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम। तो आप बोलेंगे इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम। ये एक बार रफ सा फ्लो चार्ट बना लें, फिर मैं आपको लिखवाता हूं सीक्वेंस से। बोलूं? लिखिए आप, इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज सम ऑफ internal energy is defined as sum of kinetic energy and potential energy. फिर आप एक छोटी सी हेडिंग आइडियल गैस की लगा लें, उसके बारे में पॉइंट लिखाऊंगा। एक आइडियल गैस लिखा आपने, क्या करें? हाँ, आइडियल गैस के बारे में 2-3 पॉइंट बताऊंगा आपको। सिंस, पहला पॉइंट, सिंस देर इज नो intermolecular attraction, since there is no intermolecular attraction exist in case of ideal gas, in since there is no intermolecular interaction exist in ideal gas, therefore concept of potential energy does not exist. Therefore concept of potential energy does not exist. Hence total internal energy consists only kinetic energy component, consists only kinetic energy component. अगली लाइन में, as we know kinetic, हाँ इसी में as we know kinetic energy depends upon temperature, therefore we can say total internal energy will also depend on temperature.
एक बार स्टेटमेंट पढ़ के देखें, समझ में आ रही है क्या? मयंक, बनी बात कुछ? आइडियल गैस में क्या बताया? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं होते तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, और इंटरनल एनर्जी आपकी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होती है, या पोटेंशियल है नहीं तो काइनेटिक बच गई, और काइनेटिक आपकी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब लिखें रियल गैस। अभी आइडियल गैस थी ना, अब रियल गैस लिखें। since intermolecular attraction exists in case of real gases, therefore component of potential energy is present in this case. Component of potential energy is present in this case. Next, इसी में एक लाइन छोड़ के, as we know potential energy depends upon volume, therefore in case of real gas, total internal energy depends upon both temperature as well as volume. Depends upon both volume as well as temperature. मेन पॉइंट जो मैंने समझाया है इस केस में एक ही बात समझाइए, क्या? अगर आइडियल गैस है तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, अगर रियल गैस है तो वो टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम दोनों पर डिपेंड करती है। आज इतना ही करते हैं। कल का आपका